नमस्कार दोस्तों। तो अब एक चीज़ मॉडर्न डे वॉरफेयर में बहुत साफ हो चुकी है कि अब वॉरफेयर जो है वो ग्राउंड वॉरफेयर होता नहीं है। आप रशिया यूक्रेन का वॉर देखो, आप इसराइल या हमास, या मतलब हमास तो एक छोटा यूनिट था, इसराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट देखो, किसी भी जगह पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट देखोगे उसमें एरियल कॉम्बैट्स का अब ज़माना आ गया। टेक्नोलॉजिकल कॉम्बैट, एक तरीके से टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर हो चुका है मॉडर्न डे वॉरफेयर। न्यूक्लियर सबके पास है लेकिन यूज़ कोई नहीं करेगा। तो अब एरियल कॉम्बैट्स का, जिसके पास जितनी ज़्यादा एरियल ताकत होगी वो उतना स्ट्रांग, उसकी आर्मी या उसकी फोर्सेस उतनी स्ट्रांग मानी जाएगी। बहुत साफ कर दिया है रशिया यूक्रेन के वॉर ने इस चीज़ को। तो मतलब ड्रोन्स का इस्तेमाल, फाइटर्स का इस्तेमाल जितना ज़्यादा किया जाए, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा स्ट्रांग आपकी यूनिट मानी जाएगी। अब यहाँ पर एक डिबेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा शुरू होती है। वो बात होती है एग्रेसर स्क्वाड्रंस की, मतलब कि यूनिट्स की जो ट्रेनिंग है वो अग्रेसर स्क्वाड्रंस का यूज़ करके अगर एयरफोर्स की ट्रेनिंग की जाए तो वो क्या ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेंगी। अगर हम भारत के केस में देखें, अगर हम रशिया के केस में देखें, सोवियत यूनियन के केस में देखें, यूएस के केस में देखें, चाइना के केस में देखें, तो हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर कंपेयर करने जा रहे हैं इंडिया के अग्रेसर स्क्वाड्रन और पाकिस्तान के अग्रेसर स्क्वाड्रन को, और थोड़ी सी डिफरेंसेस जो है वो समझेंगे। और पाकिस्तान भी क्या, मैं तो पाकिस्तान को कोई बहुत रेलेवेंट फोर्स या रेलेवेंट यूनिट नहीं मानता हूँ। ऑल्दो वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक संभाल लिया और ये कर लिया वो कर लिया, मैं उतना बहुत उनको स्ट्रांग नहीं मानता हूँ। अगर हम इसमें भारत और चाइना को कंपेयर करें वो ज़्यादा बेटर कंपैरिजन होगा। तो हम यहाँ पर चाइना को थोड़ा सा केंद्र में रख करके अपनी डिस्कशन को करते हैं। तो डिटेल में इसको अग्रेसर स्क्वाड्रन पहले समझते हैं, क्या होता है, कैसे इससे कितनी हेल्प हो पाती है, इसकी मतलब उत्पत्ति कहाँ से होती है, और इंडिया के केस में किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, और एक्सपर्ट्स इंडिया में क्या कहते हैं उस चीज़ को भी हम देखने की कोशिश करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि हमारा यूपीएससी सीएससी का सबसे बड़ा इवेंट, सबसे बड़ा वर्कशॉप समिट अभी चल रहा है। आप ज़रूर से इस वर्कशॉप समिट में शामिल होइए। ये 19 दिसंबर से शुरू हो गया, 22 दिसंबर तक, यानी कि कल तक ये इवेंट रहेगा। और इस वर्कशॉप में टॉप एजुकेटर्स, मुराल सर, सुदर्शन सर, प्रतीक सर जैसे एजुकेटर्स जो हैं वो अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के साथ आपके साथ डिस्कशन कर रहे होंगे। तो इसकी लिंक, इसका शेड्यूल, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको फॉलो करके आप ज़रूर से इस पर रजिस्टर कर लीजिए। नाउ देखिए क्या है कि डिबेट एक बहुत ज़्यादा शुरू हुआ और एरियल कॉम्बैट्स का अब ये ज़माना आ चुका है। मॉडर्न डे वॉरफेयर इज ऑल अबाउट, मतलब जितने भी एक्सपर्ट्स ने कहा, उन्होंने कहा देखो मॉडर्न डे वॉरफेयर में आप देखो ना कि पूरा एरियल कॉम्बैट का ज़माना हो चुका है। और आज से नहीं, ये वर्ल्ड वॉर 2 से ये सब चीज़ें चेंज हुई। धीरे धीरे लोगों ने एडवांसमेंट करी, सारी कंट्रीज़ ने, और अब पूरा एरियल कॉम्बैट। आप नेटो का देखो, नेटो की फ्रंट लाइन कहाँ है, उसकी कोई फोर्स नहीं है, फ्रंट लाइन है वहाँ जहाँ पर उन्होंने अपने बेसिस बनाए हुए हैं। यूएस का क्या दबदबा है वेनेजुला के करीब, सारे बेसिस उनके। तो एरियली अगर आप ऑपरेट करते हो तो आप बहुत अच्छे से किसी को भी ओवर पावर कर सकते हैं। और रशिया यूक्रेन के वॉर ने इस बात को और ज़्यादा, मतलब बहुत ही स्ट्रांगली इस बात को सामने सबके रख दिया है। तो यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक डिबेट हुई बड़ी इंटेंस की, नहीं ऑपरेशन सिंदूर में उसकी इतनी जेट्स गिर गई, इसकी इतनी जेट्स गिर गई, मतलब डिफरेंट क्लेम्स। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो कभी 5, कभी 6, कभी 8, कभी 10 ऐसे क्लेम करते रहे। बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी इस टाइप के क्लेम से बहुत इंटेंस डिबेट हुई। उस डिबेट को हम यहीं पर एंड करते हैं। हम डिस्कस करते हैं कि कौन ज़्यादा, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो इस वीडियो के बाद कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, किसके पास कितनी प्रिपरेशन है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम एरियल इंगेजमेंट्स की बात करें तो वर्ल्ड वॉर 2 ने सब कुछ चेंज करके रख दिया। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले ज़माना कुछ और था, वर्ल्ड वॉर 2 ने सब कुछ चेंज किया एरियल इंगेजमेंट्स के लिहाज से। अगर आप देखो वर्ल्ड वॉर 2 में जो पोस्टर बॉयज बने वो कौन थे, वो फाइटर पायलट्स थे। सबसे ज़्यादा किसी की तारीफ हुई, सबसे ज़्यादा किसी की तस्वीरें छपी, वो फाइटर पायलट्स की छपी। जैसे रेड बैरन करके एक बहुत ही फेमस, मतलब जर्मन पायलट था, जो कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 1 में उन्होंने, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान उन्होंने सबसे ज़्यादा मतलब इंगेजमेंट्स की, एरियल इंगेजमेंट्स किए और उसमें विक्ट्रीज ली। लगभग 80 विक्ट्रीज उनके नाम पर है और उनको रेड बैरन कहा जाता है। एंड ही वॉज क्रेडिटेड, उनको एस ऑफ द एसेस कहा जाता था। वर्ल्ड वॉर 1 में बड़ा फेमस और पोस्टर बॉय ऑफ जर्मन एयरफोर्स थे वो। तो रेड बैरन यहाँ पर आपको सब तस्वीर यहाँ पर सामने दिख जाएगी। और वो वर्ल्ड वॉर 1 के मतलब एक तरफा कहा जाता है कि जिस भी 1-on-1 फाइट में वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया, 80 विक्ट्रीज उन्होंने अपने नाम करी और इसीलिए उनका नाम एस ऑफ द एसेस पड़ा। ये रेड बैरन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से जब वर्ल्ड वॉर 2 आता है, सोवियत यूनियन का ज़माना, सोवियत यूनियन के पास जब आप देखोगे तो सोवियत यूनियन की तरफ से इवान कोशेडब
जो थे वो 60 से 62 मतलब 64 विक्ट्रीज उनके नाम पर रहीं, ये भी उसी का फिगर है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स के रिचर्ड बॉन्ग ने 40 विक्ट्रीज क्लेम करी। उसके बाद इसी तरीके से ब्रिटेन के जो डगलस बैडर थे उन्होंने 22 विक्ट्रीज क्लेम करी थी। जेम्स जॉनी थे, उन्होंने 34 जो इंडिविजुअल विक्ट्रीज हैं वो क्लेम करी थी। इस तरीके से ये लोग पोस्टर बॉयज़ बने, मतलब एरियल कॉम्बैट्स वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से उसका ज़माना शुरू हुआ, ये लोग पोस्टर बॉयज़ बने। और यहीं से एक बात तय हुई कि अब जो एरियल कॉम्बैट में जिस भी कंट्री का रोल ज़्यादा रहेगा, जो ज़्यादा स्ट्रांग होगी, वही कंट्री कोई भी वॉर पे ओवर पावर करेगी, अगले को ओवर पावर करके उसको जीतेगी। एक बात और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूँ, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी ये बात बहुत अच्छे से स्थापित हुई कि एरियली आप जितना स्ट्रांग होगे उतनी स्ट्रांग आपकी फोर्सेस को माना जाएगा। यूएस ने इस बात को साबित किया। पर्ल हार्बर के अटैक के बाद जिस तरीके से यूएस ने बॉम्बिंग करी जापान के अंदर, उस बात ने एक चीज़, मतलब वहाँ के जो एम्परर थे उनको भी एक चीज़ फिक्स करा दी कि आप, मतलब अब मॉडर्न डे वॉरफेयर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब ग्राउंड सपोर्ट के बगैर पे, ग्राउंड सपोर्ट के बिना पे आप ये नहीं सोच सकते कि आप जीत जाओगे। और फिर एक फ्लीट, नेवी फ्लीट की भी बात आई कि नेवी फ्लीट जिसकी स्ट्रांग होगी और एयर पावर जिसका स्ट्रांग होगा, दोनों मिला करके एक बहुत ही जॉइंट स्ट्रांग फोर्स बनती है। हम यहाँ पर नेवी फ्लीट के ऊपर नहीं बात करेंगे, हम यहाँ पर क्लियरली सिर्फ अग्रेसर स्क्वाड्रंस की बात करेंगे। तो मतलब ये सब कुछ वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान हुआ, वर्ल्ड वॉर 2। और उसके बाद जर्मनी ने एक चीज़ सोची, जर्मनी ने कहा कि हमारे पास इस समय पर जितने भी हमने कैप्चर किए एनिमी प्लेन्स, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जितने भी एनिमी प्लेन्स हमारे पास कैप्चर किए हुए हैं, उनसे हम एक यूनिट बनाएंगे जिसका नाम होगा टूरिंग जर्कस रोजारियस। इस यूनिट में क्या होगा, इस यूनिट का काम होगा कि इसमें जो हमारे सीनियर पायलट्स होंगे जर्मनी के, वो जो दुश्मनों की एयरक्राफ्ट है उसको थोड़ा सा रिपेयर करके उसको ऑपरेट करेंगे, और उसको ऑपरेट करके ये देखेंगे कि वहाँ उसमें क्या क्या कमियां हैं, वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, 1-on-1 फाइट में उसके पास क्या एडवांसमेंट है, हमारे पास क्या एडवांसमेंट है। इससे क्या होगा, ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरह चला। और इन्होंने बहुत छोटे लेवल पर इसको शुरू किया था, लेकिन ये बहुत अच्छा वर्क किया कि जो सीनियर पायलट्स हैं उनको काफ़ी अच्छा आइडिया लग पाया कि ब्रिटेन के जो रॉयल एयर फोर्स है ब्रिटेन का, उसके पास जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, जो P-51 P-47 उनके पास हैं वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, और उससे उनकी ट्रेनिंग हो पाई। यही काम जर्मनी का देखते देखते ब्रिटेन ने भी शुरू किया। ब्रिटेन के पास जितने लुत्वाफे उन्होंने कब्जा किया हुआ था, उसको जो थोड़ा बहुत उन्होंने मतलब काम वाम करा करके उसमें उसको थोड़ा बहुत रिपेयर करके उन्होंने उसको यूज़ करना शुरू किया। और इसी तरीके से उन्होंने एक अपनी पूरी यूनिट बनाई और उस यूनिट को फैमिलियराइजेशन प्रोग्राम, फैमिलियराइजेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम कहा कि भाई उनके एनिमी के एयरक्राफ्ट उड़ा करके लोग देखते थे अपने सीनियर पायलट्स कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, ताकि मॉडर्न कॉम्बैट, मतलब रियल कॉम्बैट के दौरान इनको आइडिया लग पाए कि ये किस टाइप जाएगा, किधर जाएगा, कितना उड़ेगा, कैसे करेगा, मतलब कैसे रिएक्ट करेगा। तो ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। और यहीं से एक कंसेप्ट शुरू होता है अग्रेसर स्क्वाड्रन का। अब ये अग्रेसर स्क्वाड्रन का मतलब क्या होता है कि आप जो दुश्मन है, दुश्मन की जो प्लेन्स आपने कैप्चर की हुई हैं उसको, उसके सब सारी प्लेन्स को जोड़ करके उनको रिपेयर करके एक फ्लीट बनाते हो। उस फ्लीट को आपके पायलट्स, मतलब आप ही का एक स्क्वाड्रन उड़ा रहा होता है और दूसरी तरफ एक और स्क्वाड्रन होता है। ये आपस में एकदम रियल कॉम्बैट सिचुएशन बनाते हैं, एकदम रियल कॉम्बैट की तरह किया जाता है, ये देखने के लिए कि रियल कॉम्बैट में कहीं जो सेंसिटिवनेस है आपकी बहुत ज़्यादा तो नहीं हो जा रही है, आप अगले को जज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, 1-on-1 कितनी विक्ट्रीज ले पा रहे हो। ये सारा मतलब एक पूरा एकदम इंटेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम ये चलता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डैक्ट भी कह देते हैं। अब आज के ज़माने में अगर आप देखो तो हम एडवर्सरी, क्योंकि अब वॉर्स जो हैं वो जो सीधी सीधी वॉर्स तो होती ही नहीं है, काइनेटिक वॉरफेयर चल रहे हैं, तो अब एनिमी एयरक्राफ्ट को तो आप यूज़ नहीं कर सकते हो, बहुत इम्प्रैक्टिकल बात हो जाएगी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हम उन्हीं की तरह एकदम एयरक्राफ्ट्स बना करके उसको वैसा ही पेंट करके उसको यूज़ करते हैं, उनको सरोगेट एयरक्राफ्ट कहते हैं। और उनको यूज़ करके हम इसी तरीके से रियल लाइफ सिमुलेशन सेटिंग करते हैं वॉर की, जैसे वॉर हो रहा हो, और उसके बाद हम नापते हैं कि कितना हमने परफॉर्म किया, कौन से पायलट्स कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं। और यही पायलट्स का एकदम इंटेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो वॉर पायलट्स हैं उनका इंटेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। और इसी स्क्वाड्रन को अग्रेसर स्क्वाड्रन कहते हैं और सारी कंट्रीज ने अग्रेसर स्क्वाड्रन शुरू कर दिया। सबसे पहले यूएस इसमें मतलब सबसे ग्राउंड ब्रेकिंग इसमें किया था यूएस ने 1969 में, उसने सबसे पहला स्क्वाड्रन बनाया जिसको अग्रेसर स्क्वाड्रन नाम दिया, जो उनका स्कूल था टॉप गन नाम का। उसने सबसे पहले MiG-17 की तरह A4 स्काई हॉक को MiG-17 की तरह सिमुलेट किया और एक अग्रेसर स्क्वाड्रन किया, और उसके बाद यूएस ने कई सारे उससे प्रोग्राम्स किए।
अब यूएस एयरफोर्स ने जिस तरीके से वियतनाम में परफॉर्म किया था, बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस मतलब यूएस की रही थी। कहते कि वियतनाम में सबसे बेकार परफॉर्मेंस, इतने इनफेक्टिव अटैक्स किए थे वियतनाम में, बहुत सारे एरियाज, क्योंकि वो गुरिल्ला टैक्टिक्स से वॉरफेयर कर रहे थे वियतनाम, तो उनका कोई ऐसा फिक्स बेसिस तो थे नहीं। तो यूएस जब भी बॉम्बिंग करता था बहुत ही इनफेक्टिव होती थी, क्योंकि वो एग्जैक्ट प्लेसेस पर नहीं होती थी, लोकेशन जो है वो काफ़ी डिफर करती थी। मतलब ए पॉइंट पे गिराना है तो वो सी पॉइंट पे गिर रहे हैं बॉम्ब्स, डी पॉइंट पे गिर रहे हैं, बहुत पुअर परफॉर्मेंस की थी। उसके बाद तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई थी कि ऐसे कोई अग्रेसर स्क्वाड्रन हो। 1-on-1 भी बहुत बेकार परफॉर्म किया था इन लोगों ने। तो उससे उनको समझ में आया कि हमें इस डैक्ट जो है वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कराना पड़ेगा, जिससे एक अग्रेसर स्क्वाड्रन होगी और उससे एकदम रियल कॉम्बैट करा करके हम अपने पायलट्स को ट्रेनिंग देंगे। तो यूएसए मतलब सबसे पहले इसमें शुरू करता है और फैंटम फाइटर फोर्स बनाता है। उसके बाद अग्रेसर स्क्वाड्रन जो है वो काफ़ी फेमस हुआ, और अग्रेसर स्क्वाड्रन सारी दूसरी कंट्रीज़ जो हैं वो अपने अपने जो ट्रेनिंग स्कूल्स थे उसमें बनाना शुरू करते हैं, और अग्रेसर स्क्वाड्रंस के लिए अलग से मतलब पैसे भी, बजट भी खर्च करते हैं, डेडिकेट करते हैं, और अलग से फाइटर जो जेट्स हैं उनको, जो एनिमी फाइटर जेट्स है उसकी तरह पेंट करके, उसकी तरह नाम रख के एकदम, या अलग फाइटर जेट्स मिलना तो है नहीं, तो वैसा ही फाइटर जेट बना करके एकदम वो अग्रेसर स्क्वाड्रन अपनी प्रिपेयर करे। अगर हम इसमें बात करें, सबसे पहले मतलब यूएस ने किया, उसके बाद रशिया ने इसमें काफ़ी काम किया। रशिया ने क्या किया कि इन्होंने अपना जो जब वो सोवियत यूनियन था, तो इन्होंने अपना कॉम्बैट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम शुरू किया, एक सेंटर शुरू किया 1970s में, मतलब ठीक एक साल बाद। और वो कुछ अग्रेसर स्क्वाड्रन जैसा ही वहाँ पर भी काम हो रहा था कि कैसे हमारी फोर्सेस जो है वो फाइट करेंगे। वो सिमुलेटेड एनिमी अटैक करवा करके, और उसको ये 1-on-1 टेक ऑन करते थे। तो इसमें इन्होंने 3 स्क्वाड्रन बनाई थी, 2 अग्रेसर स्क्वाड्रन थी और एक इनकी अपनी स्क्वाड्रन थी। इसमें इन्होंने सबसे पहले MiG-21 बाइसन का इस्तेमाल किया, उसके बाद थोड़ा अपग्रेड किया, MiG-23 का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, MiG-29 का फिर इस्तेमाल किया। MiG-29 को तो एकदम F-15 की तरह इन्होंने पेंट कर दिया कि लगे कि यूएस का है। उसके बाद इन्होंने अभी भी फिलहाल उस प्रोग्राम को अभी भी कंटिन्यू रखा, और अभी भी काफ़ी ज़्यादा उसमें ये लोग ट्रेनिंग देते हैं उसी के तहत। नेटो ने सेम काम किया। जो ईस्ट जर्मन एयरफोर्स था उसके पास से MiG-29 लिया गया, उसको एनिमी स्क्वाड्रन बनाया गया, मतलब अग्रेसर स्क्वाड्रन बनाया गया, और अपनी इन्होंने एक स्क्वाड्रन तैयार करी JG-73 स्टेनहॉफ, और उससे फिर 1-on-1 फाइटिंग कराई, एक सिमुलेशन अटैक करवाया, लुफ्टवाफे को इस्तेमाल करके उन्होंने सिमुलेशन अटैक करवाया। तो इस सब से क्या हुआ कि इनके जो फाइटर्स थे वो रियल कॉम्बैट के लिए प्रिपेयर हुए। क्या वो प्रिपेयर हुए क्या नहीं हुए वो वॉर में पता चलेगा, लेकिन इनको ऐसा लगा कि ट्रेनिंग ज़्यादा बेटर हो पाई है और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हो पाया। इटली ने 2015 में सेम काम किया, उन्होंने भी एक स्क्वाड्रन तैयार करी जिसको उन्होंने जो अग्रेसर स्क्वाड्रन है उसका नाम दिया, उसमें डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स का इन्होंने भी इस्तेमाल किया। और नेटो का कहना था कि इससे हम ज़्यादा बेटर प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि रशिया का जिस तरीके से अग्रेशन देख करके हमें अग्रेसर स्क्वाड्रन बनाना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, इन सारे घोड़ों की रेस में गधा भी पूरी तरीके से दौड़ने की कोशिश कर रहा था। तो पाकिस्तान ने 2019 में सबको देखते हुए एक अग्रेसर स्क्वाड्रन बना दिया, और उसका नाम निकनेम रखा अग्रेसर्स। तो मतलब पाकिस्तान के पास क्या एक डेडिकेटेड अग्रेसर स्क्वाड्रन है, बिल्कुल है। और इसमें वो F-16 का इस्तेमाल करते, पता नहीं पैसा कहाँ से आ रहा है इसका। ऑल्दो ये कोई ऐसा अभी तक सिमुलेशन बहुत बड़ा अटैक इन्होंने किया नहीं है, या कोई बहुत बड़ा सिमुलेशन ट्रेनिंग इन्होंने की नहीं है, एक नाम दे दिया है, एक बना दिया है डेडिकेटेड अग्रेसर स्क्वाड्रन। तो उसमें F-16 का ये इस्तेमाल करते हैं, और उसमें ये ऐसा टैक्टिकल वो दिखाते हैं कि ये भारत का प्लेन है जो आ रहा है, और 1-on-1 ये कॉम्बैट करते हैं। ऑल्दो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स इसमें नहीं होती हैं, आपको पता है पाकिस्तान की माली हालत बहुत ख़राब है, इसमें ठीक ठाक पैसा जो है वो लग जाता है इन ट्रेनिंग्स में। अब अगर हम इंडियन एक्सपर्ट्स के हिसाब से, तो पाकिस्तान बहुत ही रेलिवेंट है। लेकिन चाइना की अगर हम बात करें, क्या चाइना के पास, तो चाइना के पास भी अपना एक डेडिकेटेड अग्रेसर स्क्वाड्रन है। हर बड़ी कंट्री के पास अपना एक डेडिकेटेड जो अग्रेसर स्क्वाड्रन है, और ज़्यादातर जो चाइना का अग्रेसर स्क्वाड्रन है उसमें रशियन प्लेन्स का इस्तेमाल किया जाता है। MiG-29 Su-30 MKI वैसे जो फाइटर्स हैं उनका इस्तेमाल वो लोग उसमें करते हैं, मतलब उसको ऐसा पोस्ट करते हैं। पाकिस्तान जो अपना पूरा ट्रेनिंग करता है उसमें भी ये दिखाती है, क्योंकि भारत के पास Su-30 MKI, पहले MiG-29 Su-30 MKI, तो इसी का एकदम सिमुलेशन करके पाकिस्तान भी अपना ट्रेनिंग करता है। अब एक्सपर्ट्स जो है वो भारत को कहते हैं कि भारत के पास कोई ऐसा डेडिकेटेड अग्रेसर स्क्वाड्रन नहीं है। ऑल्दो हमारी स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं जो Su-30 MKI, जो 9th स्क्वाड्रन है जो Su-30 MKI या मिराज ऑपरेट करते हैं, वो ज़रूर ऐसा सिमुलेशन ट्रेनिंग हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। बहुत सारी सिमुलेशन ट्रेनिंग इंडिया में, जितनी सिमुलेशन ट्रेनिंग होती है उतनी शायद ही कोई देश करता हो।
इंडिया बहुत काफ़ी खर्च करता है अपनी ट्रेनिंग के ऊपर, डैक्ट काफ़ी ज़्यादा करते हैं हम, टैक्टिकल ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा होती है हमारे यहाँ पर, लेकिन ऐसा कोई डेडिकेटेड अग्रेसर स्क्वाड्रन भारत में नहीं है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना था कि भारत के पास जितना स्किल्ड मतलब क्राफ्ट है, जितना स्किल्ड लोग हैं, जितने स्किल्ड फाइटर पायलट्स हैं, अगर भारत भी एक अग्रेसर स्क्वाड्रन, डेडिकेटेड अग्रेसर स्क्वाड्रन बनाए, वो इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। अभी इंडिया बिना किसी अग्रेसर स्क्वाड्रन के इतना अच्छा परफॉर्म करता है ऑपरेशन सिंदूर में, इतना अच्छा परफॉर्म करता है डिफरेंट एयर स्ट्राइक्स में, तो अगर इंडिया के पास एक अग्रेसर स्क्वाड्रन होगा तो वो रियल कॉम्बैट सिचुएशन की जो सिमुलेशन होगी उसमें और ज़्यादा बेटर ट्रेनिंग हो पाएगी। और इसीलिए इंडियन एक्सपर्ट्स का, डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है, बहुत लोगों के कॉमेंट्स आए इस पर, कि अब इंडिया को थोड़ा सा मतलब अपना बजट, क्योंकि इतने स्किल्ड आपके पास सोल्जर्स हैं, इतने स्किल्ड आपके पास पायलट्स हैं, तो इतने स्किल्ड लोगों को लेकर के अगर आप थोड़ा सा पैसा खर्च करते हैं तो आप एक बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुल यूनिट बन पाते हैं, चाइना को बिल्कुल ओवर पावर कर सकते हैं। अभी तो हम बिल्कुल चाइना के बराबर है, लेकिन हम चाइना को ओवर पावर भी कर सकते हैं इन चीज़ों, इन टैक्टिक्स की मदद से। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है, आप भी ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।